Hello, dear future doctors. Welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear students, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग इसके पहले वाले पेज को डिस्कस किए थे, आराम से समझे थे। यहाँ समझते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर, क्या कहता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, समय बदला, नई चीजें पता चला, स्टडी के नए तरीके आए, मेथड्स आए, तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हुआ, चेंजेस हुआ उसमें। Thou plant and animal kingdom have been constant under all different systems। जो भी फर्दर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इन दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो किंगडम हम लोग, अब यहाँ एक नया टर्म आया है किंगडम। किंगडम वास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किंगडम क्या हो गया, वास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म से बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंज। प्लांट में किसको रखा जाए, एनिमल्स में किसको रखा जाए, ये बदलता गया। नंबर एंड नेचर ऑफ किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। टाइम बीता, किनको किस ग्रुप में रखा जाए, ये बदलता गया। फर्दर ऑन पहले ये देख लेते हैं ये लाइन क्या कहता है। अब यहाँ और इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, ध्यान देने योग्य। क्लासिफिकेशन में आपको 11th में 3 बायोलॉजिस्ट कहिए, हम बोटानिस्ट कह सकते हैं, जूलॉजिस्ट कह सकते हैं, बायोलॉजिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन पहला, अरिस्टोटल, जिसे सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया था। उसके बाद अरिस्टोटल के बाद कौन थे, अरिस्टोटल के बाद कौन आए, लिनियस, जिन्होंने 2 सिस्टम दिया, प्लांटी और एनिमी लिया। और अब नाम आ रहा है किनका, R.H. विटकर। इनका नाम थोड़ा सा और ध्यान से रखिएगा। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्या दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोअस, मोनेरियन बैक्टीरियाज आ गए, फंजाई फंगस आ गए, प्लांटी प्लांट आ गए, एनिमेलिया एनिमल्स आ गया, जैसे इंसेक्ट्स है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, मैमल्स है, सब इसमें आ गए। अब यहाँ टर्म फिर समझने वाला है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड वाज सेल स्ट्रक्चर। अब ये टर्म आ गया यहाँ पर, फिर समझते हैं सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमें समझना है सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको रट्टा नहीं माना है, इसको मतलब बायोलॉजी पढ़ने में मजा तब आएगा जब आपको उसकी एक इमेजिनेटिव फिगर बनेगा, आप उसकी कल्पना में डूबोगे। फिल्म की कोई फिल्म है, इसकी स्टोरी याद रहती है, गाने याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं, वो इसलिए नहीं याद रहते हैं कि देखने में बड़ा मजा आता है, बल्कि वो याद इसलिए रहते हैं कि उनको हम अपनी लाइफ से एसोसिएट कर लेते हैं। अगर फिल्म देखते देखते देखते, ठीक है, 2 तरह के लोग हैं, तो देखे यार मजा आ गया। तो मजा क्यों आया, क्योंकि देखे वो मार धार धूम करते रहे, तो एक इंटरटेनिंग हो गया। कुछ चीजें, कुछ लोग होते हैं जो इमेजिन कर लेते हैं कि यार मैं वहां पर हूं, मैं हीरो हूं, मैं कुछ, तो उसमें
वही चीज है। बायोलॉजी पढ़ने का मजा तब आएगा जब आप उसको उसमें खो जाओगे, आप उसे समझोगे। जैसे ही प्रोटिस्टा है आपकी आंखों के सामने आ जाए, यार प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा है। फिर देखिए प्लांटी है, तो कैसे कैसे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा क्लियर होगा। जैसे अब यहाँ टर्म आ रहा है, क्या कह रहा है, हमको इसे क्या अभी मतलब नहीं है यार कि प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्लांटी, एनिमल, अभी हम नहीं सीखेंगे, सेकंड स्टेज का। अभी हम सीख रहे हैं, ये ठीक है, हम कर लिए कि विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मैं इनको मार्क भी इसलिए किया हूं और बता भी इसलिए रहा हूं कि जब इसका 2-3 स्टडी करेंगे ना, मतलब पढ़ने के क्रम में 3 बार दिमाग से आएगा ना, तो दिमाग में वो फिट हो जाएगा। जो आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है ना, उसको कम से कम 3 बार तो मैं बता दूंगा, एक आध बार और क्वेश्चन आंसर सेशन में हो जाएगा। तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे साथ पढ़िए, आप क्लियर होता चला जाएगा। अभी पढ़ रहे हैं, अब हमको क्या समझना है, तो क्या कहता है इसमें, बेसिस क्या था, सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसकी देखते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया उनका सेल कैसा है, उनका सेल कैसा है, कैसा है, किस चीज का बना हुआ है सेल, मीन्स सेल के जो पार्ट है, सेल स्ट्रक्चर मीन्स उनके जो सेल्स है वो किस चीज के बने हुए हैं, उनका जैसे उसमें सेल वॉल है कि नहीं। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि हम देखें क्या उनमें सेल वॉल है तो अलग क्लास हो गया, नहीं है तो नहीं है। अब सेल वॉल है, सेल वॉल है किसी का बना हुआ है, पॉलीसेक्राइड का है, सेलुलोज का है, पेक्टिन का है, किस चीज का है, किस चीज का सेल वॉल है, फिर उनको अलग क्लासिफाई करेंगे। जैसे जैसे आपने पढ़ा 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का होता है, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ा था ना, तो 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट सेल सेलुलोज का बना होता है, 3 लेयर का होता है। अब यहाँ पर कहेंगे सेल वॉल, तो क्या सारे सेल वॉल सेलुलोज का होता है, तो नहीं, सेल वॉल डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर। पैक्टिन का भी सेल वॉल होता है ना, फिर आपको सेलुलोज का है, उसके अलावा और भी बायोकेमिकल्स का भी सेल वॉल होता है। तो इसका मतलब सेल वॉल का मतलब डिफरेंशिएशन में हम देखेंगे कि सेल वॉल किस चीज का बना है, तो ये स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल किस चीज का बना है, सेल कैसा है, इलोंगेटेड है, किस शेप का है, सेल का साइज क्या है, सेल का साइज क्या है, ये स्टडी करेंगे। क्या उसमें प्लाज्मोडेस्माटा है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करता है, आगे पढ़ेंगे। जब सेल पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे सेल कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो इस आधार पर क्लासिफाई किया गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि उनमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वो किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, सेल लेवल है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, कम से कम 4 लेवल है। तो जो क्लासिफिकेशन किए तो हम देखे कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल का है, तो वहां दूसरा हमने स्टेप दिखा क्या, सेल स्ट्रक्चर के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब
मतलब ये कि उनका बॉडी सिर्फ एक सेल है, या कुछ सेल से बना हुआ टिश्यू है, या कुछ टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है, या उसमें काफी कॉम्प्लेक्स काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। कितने? 200 तरह के सेल, 200 तरह के सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो एक सेल से लेकर, एक तरह टाइप के सेल से लेकर के 200 टाइप के सेल वाले ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है। एक सेल वाले बॉडी से लेकर 200 अलग अलग तरह के सेल वाले बॉडी है। तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगला देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मतलब न्यूट्रिएंट कौन सा ले रहा है, कैसे खा रहा है। उनका न्यूट्रिशनल प्रोसेस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, समझ में आ रहा? कैसा है? वो होलोजोइक है, ऑटोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, कैसा है? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? उनमें रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, जाइगोट बनता है कि जाइगोट नहीं बनता है, उनमें फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता है तो बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, मतलब उनमें उनका बॉडी 2 भाग में टूटता है कि 2 से अधिक भाग में टूट जाता है। सीड बनता है कि नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन होता है कि नहीं होता। फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल यानी बॉडी के अंदर कि इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर कि इंटरनल बॉडी के अंदर। क्या वो और वो जो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी पार्ट से भी प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है? कैसे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, तो इस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, इसके बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है ना। साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, अब टर्म आया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इस आधार पर भी हम लोग क्लासिफाई किए हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी कनेक्शन and closeness between organisms based on share common ancestry। ब्रांचेड डायग्राम। फाइलोजेनेटिक का मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है क्या कोई भी एंसेस्टर उनमें कॉमन है, क्या उनमें कुछ कॉमन चीज आया है? जैसे देखिए आपका रेफिस किससे जुड़ा हुआ है? रेफिस एम्फीबियन। पहले देखिए, पहले यहाँ से क्रोकोडाइल और डायनासोर कैसे जुड़ा हुआ है? एमनियोटिक है, एक से एमनियोटिक एक देते हैं, क्रोकोडाइल और बर्ड्स जुड़ा हुआ, उसी तरह से प्राइमेट और रोडेंट्स जुड़ा हुआ है। क्यों? बॉडी ही है इनका, बॉडी ही है इनका। टू पोस्ट ऑर्बिटल सेंट्री। फिर आप देखिए फ्रॉग किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमेट से। क्यों जुड़ा हुआ भाई? क्योंकि इनके 4 लिम्स है। फ्रॉग रोडेंट से क्यों जुड़ा हुआ है? 4 लिम्स है। फ्रॉग क्रोकोडाइल से जुड़ा हुआ 4 लिम्स है। इसी तरह से शार्क रेफिस क्यों जुड़ा हुआ है? वर्टिब्रेट है। फ्रॉग जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रेट है, इनमें बोनी स्केलेटन पाया जाता है, सब में बोनी स्केलेटन। तो किसी न किसी कैरेक्टर के कारण ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, और सबको जोड़ने वाला कौन सा है? बोनी स्केलेटन। शार्क की बात कीजिए, रेफिस हो गया, एम्फीबियन हो गया, प्राइमेट है, रोडेंट है, क्रोकोडाइल है, डायनासोर है, बर्ड है, सब कैसे जुड़ा हुआ है? तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यही ना हुआ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वही ना हुआ कि भाई क्या रिलेशन है, कैसे जुड़ा हुआ है। अब कहेंगे भैया कि भाई फ्रॉग और प्राइमेट दोनों में रिलेशन है, क्या पगला गए होगा?
मतलब फॉग और रैबिट में, रोडेंट में कोई रिलेशन है? मेंढक और गाय में कुछ रिलेशन है? पगला गया है यार ये। अरे भैया है तो कम से कम एक रिलेशन है ना। क्या क्या रिलेशन है? क्योंकि ये फोर लिंग वाले हैं, इनके 4 पैर हैं, फोर लिंग वाले हैं। बटरफ्लाई और क्रो में रिलेशन है ना? है, क्योंकि दोनों में विंग्स होता है, दोनों में 2 लिंग होता है। इसी को कहते हैं क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच कोई शेयर कॉमन एंसेस्ट्री कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर जो शेयर कर रहा, कोई ये कैरेक्टर अगर शेयर कर रहा तो वो उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन होगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशन तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन हुआ, तो क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर देखा गया था बेटा, उस कैरेक्टर में देखा गया बेटा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है। सेम सेल स्ट्रक्चर वाले को एक जगह रखा गया, यानी अगर उनके सेल वॉल में सेलुलोज है, सेलुलोजिक सेल वॉल वाले को अलग ग्रुप में रख दिए, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल वाले को अलग ग्रुप में रख दिया, है ना। तो पहले यहां से हो गया सेल वॉल के आधार पर कि सेलुलोजिक है या नॉन सेलुलोजिक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अब कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल लेवल सेलुलर है, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अलग ग्रुप में रखा गया, उनको अलग ग्रुप में रखा गया। कुछ में टिश्यू लेवल है, अलग ग्रुप, अलग ग्रुप। कुछ में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म हो गया, अलग ग्रुप कर दिए कि भाई इसमें ये इस ग्रुप के सारे ऑर्गन, सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ ऑर्गन है, या इस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ये सारे यूनिसेल्युलर। ठीक है, पहले तो किए यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, अर्थात उनके बॉडी में एक सेल है कि एक से अधिक सेल है। अब मल्टी सेल्युलर है तो किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल का है कि ऑर्गन लेवल का है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का है? तो क्लासिफिकेशन का एक ही बेस आ गया। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, यानी फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है तो क्या है? हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है, यानी वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, एनिमल प्रोडक्ट खाता है। सैप्रोफाइट है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट लेता है, किसी का खून चूसता है, किसी का नेक्टर लेता है, किसी प्लांट से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट लेता है, जो प्लांट में न्यूट्रिएंट ले रहा है जाइलम फ्लोएम से। सैप्रोफाइट है, यानी कोई चीज सड़ रही गल रही उसे खा लेता है। स्कैवेंजर है, मरे हुए का मांस मौसमों से खाता है, क्या करता है, कैसे न्यूट्रिएंट लेता है, तो इस क्लासिफिकेशन का एक ये भी बेस हो गया। फिर क्या आ गया? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एग लेयरिंग है, एग बेयरिंग है कि नहीं? पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? यानी उस ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्गेनिज्म के दो सेक्स होता है, मेल और फीमेल होता है कि नहीं होता है? मेल फीमेल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल फीमेल नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्लासिफाई किए, मतलब क्लासिफाई किए कि वो अंडे देते हैं कि नहीं, अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इस आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया। फिर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, कोई कैरेक्टर मिल रहा है 4 लिंग वाला है कि नहीं, है ना? या फिर कह सकते हैं कि ये बर्ड्स की श्रेणी में आता है कि नहीं, उड़ सकता है कि नहीं, चलता है कि रेंगता है, दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता। तो अब 4 लिंग वाले का अलग फाइलोजेनिक रिलेशनशिप बना दी। तो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या? ये सब कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में यूज हुआ,
क्लासिफिकेशन में यूज हुआ। और जैसे जैसे और ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलेगा हमारा क्लासिफिकेशन जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ बड़ा होता चला जाएगा। The three domain system has also been proposed that divides kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby six kingdom classification. आगे देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है ना, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इसके बाद कहते हैं मोनेरा को भी इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। मोनेरा को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, यूकैरियोटिक मोनेरा और प्रोकैरियोटिक मोनेरा। कौन सा? यूकैरियोटिक मोनेरा और प्रोकैरियोटिक मोनेरा। अभी हम यूकैरियोटिक मोनेरा, प्रोकैरियोटिक मोनेरा के बाद हायर क्लास में करेंगे। एमएससी में जाइएगा तब कीजिएगा, बीएससी में करते रहिएगा। अभी हमको वो नहीं देखना है, अभी हमारे लिए 5 क्लास ये रहेगी तो भारी हो गया है। अब कहा लगती छठा को पढ़े, आगे क्या करें। अब इसमें आ रहा, let us look at five kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system इसमें क्या थे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, है ना, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अंडर प्लांट। पहले प्लांट में ये सब आते थे, अब ये ले लो, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, फर्न, मॉस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब के सब प्लांट में, सब के सब प्लांट में। क्यों? ऑटोट्रॉफ थे यार। अरे पहले प्लांट में क्लासिफिकेशन ये आधार पे किया ना, प्लांट और एनिमल में। ऑटोट्रॉफ है कि नहीं है? ऑटोट्रॉफ है तो प्लांट है, ऑटोट्रॉफ नहीं है तो एनिमल है। ऑटोट्रॉफ को मतलब प्लांट हो गया, हेटरोट्रॉफ को मतलब एनिमल हो गया। अब ऑटोट्रॉफ भी तो सिर्फ थे, ऑटोट्रॉफ भी तो आगे चले क्लासिफाई हुए थे, तो सबको इसमें रखा गया। ठीक है, अब कह रहा है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात करेंगे, बात करते हैं इसमें 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 आगे क्या कहता है? द कैरेक्टर that unified this whole kingdom by that all the organism had cell wall in the cell. ये सब एक क्लास में रखे क्योंकि इसमें सेल वॉल पाया जाता है। अब यहाँ आया व्हाट इज सेल वॉल? व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या होता है बताओ दीदी, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल पढ़े हो तो बोलो। सेल वॉल tough outermost layer of organism that protect them in unfavorable condition, that maintain the shape in a tough outermost layer of organism that protect entire organism। सेल वॉल है ना, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर का टफ प्रोटेक्टिंग लेयर सेल वॉल। तो सबको एक ग्रुप में रखा गया क्योंकि सब में सेल वॉल थे, इसीलिए सबको प्लांट कहा गया। यहां से पूछ सकता है बैक्टीरिया वाज क्लासिफाइड अंडर प्लांट ड्यू टू हैविंग या ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको प्लांट में क्लासिफाई किया गया। ब्लू ग्रीन एल्गी क्लासिफाइड एज प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल, बी सेल वॉल, सी बोथ क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, डी नॉन ऑफ दी। क्या फटाफट मारिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी इसे भी क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल मार। इसीलिए कहते हैं बेसिक को समझो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये नहीं था कि क्लोरोफिल है कि नहीं है, अभी चर्चा किए ना हम लोग, अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस किए ना बेटा, इसमें कहाँ है कि क्लोरोफिल है कि नहीं है, क्लोरोफिल है कि नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं था। क्या मतलब था? सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बॉडी डिजाइन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, हाइलोजेनिक रिलेशनशिप की बात हो रही थी।
उसमें ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई कि उसमें क्लोरोफिल है नहीं, ये बात थी कि सेल वॉल है नहीं। तो प्लांट में क्यों रखा गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यही क्या ध्यान रखना, यही क्लिक करेगा, यही क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहां समझ जाओगे, दिमाग में सीधा रखो। क्लासिफिकेशन किया था, लिनियस ने किया था। हाँ तो क्या था विटकर ने किया था। विटकर ने भी क्या माना था? विटकर ने माना था कि भाई सेल वॉल है तो प्लांट है, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल। प्लांट का मतलब वो सेल, अर्लियर क्लासिफिकेशन है ना। अर्लियर लिनियस क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। लिनियस ने क्लासिफाई किया था ना दो पार्ट है, प्लांट और एनिमल। तो लिनस ने प्लांट में किसको क्यों रखा था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉथ, स्पार्क, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको क्यों रखा? क्योंकि उनमें सेल वॉल था। अच्छा आगे, दिस प्लेस together grouped which widely differed in other characteristics. It brought together prokaryotic bacteria and blue-green algae or cyanobacteria with group which were eukaryotic. मतलब कहता है क्या कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? यूकैरियोट है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? यूकैरियोट है। लेकिन यूकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के साथ रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि उनमें सेल वॉल था। with groups which were eukaryotic also grouped together unicellular organism and multicellular one. For example, Chlamydomonas and Spirogyra together under algae. अब Chlamydomonas और स्पायरोगारा इनको एक साथ इसलिए रखा गया क्योंकि ये एल्गी थे। The classification did not differentiate between heterotrophic group, fungi, autotrophic green plants, though they also showed characteristic differences in their wall composition. Right? अब इसमें क्या कर रहा है क्लासिफिकेशन में? फंजाई हैज काइटिन इन बॉडी whereas plant has सेलुलोज। कहा ना। अब कहते हैं कि फंजाई और ग्रीन प्लांट इन दोनों को लिनियस ने एक साथ रखा। क्यों एक साथ रखा? क्योंकि इनमें सेलुलोज का सेल वॉल था। When such characteristics were considered, fungi were placed in a separate kingdom fungi or prokaryotic organism grouped together under kingdom Monera. आगे चलकर क्लासिफाई किए तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसमें आ गए? मोनेरा में। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया किसमें? प्रोटिस्टा में। आगे चलकर आएगा मोनेरा प्रोटिस्टा। Protista has brought together Chlamydomonas and Chlorella जो कि पहले एल्गी में था, अब किस में आ गया? प्रोटिस्टा में आ गया। Within the plants and both having cell wall with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom. यानी आगे चलकर जब स्टडी किए तो फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया। अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर का ही मानते हैं। आगे हम इसको फटाफट करें क्योंकि हमको फर्स्ट स्टेज में हमको टर्मिनोलॉजी ही समझना है, बट इसको थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो इनको और डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा इनको और डिटेल में। यहाँ पर हम टर्म चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। यूनिसेलुलर क्या है? ऑर्गेनिज्म व्हिच बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। यूकैरियोट क्या है? ऑर्गेनिज्म विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट। प्रोकैरियोट क्या है? ऑर्गेनिज्म whose genetic material is scattered or genetic material is not bonded by nuclear membrane or a membrane। फिर एनिमल क्या कहेंगे?
organism lacks cell wall, organism whose cell doesn't have cell wall, cell wall less organism को animal कहे, और animal whose cell contains cell wall is organism whose cell contains cell wall is plant, plant में cell wall है, tough cell wall, जैसे फंजाई में काइटिन है, सेल वॉल है ना, काइटिन का ही सही, तो उन्होंने कहा सेल वॉल है ना यार, काइटिन का रहे चाहे सेलुलोज का रहे, क्या फर्क पड़ता है? विटकर ने कहा नहीं, ऐसा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हर लंबे बाल रखने वाली महिलाएं नहीं होती, और हर जींस और टी शर्ट पहनने वाले पुरुष नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। लिनस ने कहा होता है, विटकर ने कहा नहीं होता। बता दो कि कोई, अगर मैं ही फ्रॉक सूट पहन लिया, पीछे लंबा बाल दिखा दिया, तो क्या मैं महिला हो गया? नहीं, अरे नहीं भाई साहब, विटकर के अनुसार होगा, सॉरी लिनस के अनुसार होगा, विटकर के अनुसार नहीं होगा। विटकर कहे नहीं, और भी देखो, देखो ना, उन्होंने कहा प्लांट ऑटोट्रॉफ है, प्लांट क्लोरोफिल है, प्लांट है, ग्रीन कलर का है, प्लांट है, और सारे कैरेक्टर्स थे, इसीलिए आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, which earlier classified placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ. This kind of changes that take place in future too, depending upon the improvement in our understanding of the characteristic and evolutionary relationship. हो सकता है कि आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कल 7 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाए, 8 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाए, तो वो जो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, है ना, इसके आधार पर भी हो सकता है. ओवर द टाइम अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज. फिर आ गया मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी डिजाइन, मॉर्फोलॉजिकल बॉडी डिजाइन लेवल पर देखा गया कि कौन कौन सिमिलर है. फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी फंक्शन लेवल पर, बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग, और कहीं को बॉडी ऑर्गन फंक्शनिंग, बॉडी के ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहे हैं. रिप्रोडक्टिव क्या है वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो अंडे देने वाले हैं या मैमल्स बच्चे देने वाले हैं, है ना. ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, that is based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system classification, kingdom Plantae and Animalia, commonly referred as plant and animal kingdom. यानी कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की, और एनिमेलिया को एनिमल कहकर करेंगे, प्लांटी को प्लांट कहकर संबोधित करेंगे. ठीक है, ठीक है. चलिए अब बात करेंगे, समझते हैं, देखते हैं कि मोनेरा किंगडम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आते हैं. अभी तक तो हम इंट्रो लेवल की ही बात किए थे, इंट्रो में ही इतने हमें टर्म समझ में आए. अब और टर्म हमें आएंगे किसमें मोनेरा. चिंता मत करना बेटा, इस टर्मिनोलॉजी को हम एक बार फिर से स्टडी करेंगे. जब एनसीईआरटी का पढ़ेंगे ना, बुक एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, एक एक लाइन को पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड को पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड को यूं मतलब मरोड़ देंगे ना कि वो उसमें बैकबोन नहीं रहेगा. उसको फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे यूज करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे यूज करेंगे. जैसे 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 एक बात बताओ, कुछ स्नेक्स में, कुछ क्रीचर में, सांप में विनोम होता है, विष होता है, क्यों होता है?
विष क्यों होता है? वो अलग बात है कि उसका हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। एनी आंसर, कमेंट? वो विष इसलिए होता है कि वो शक्तिशाली ताकतवर ऑर्गेनिज्म को एक बार किसी से डसे, उसमें विष डाले और फिर वो आराम से जाए, उस विष के प्रभाव से वो बेहोश हो जाए, मर जाए और वो अपना खा ले। पैरासाइट क्या करता है? या या आपको कहिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो क्या कहते हैं, जो ठीक है, तो वही हम करेंगे। उनकी बैकबोन, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे, एनसीईआरटी को एक एक लाइन को समझेंगे और उसमें घुस करके बड़े मजे से नीट क्वालिफाई करेंगे। क्या करें? बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फॉर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, hundreds of bacteria are present in handful of soil. ठीक है? They are also live in extreme habitat such as hot spring, desert, snow, deep ocean. Very few life forms can survive. Many of them will live in or other organisms. बैक्टीरिया और ग्रुप अंडर कैटेगरीज बेस्ड ऑन दियर शेप। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर किए, जैसे अगर स्फेरिकल शेप है तो फोकस का, रॉड शेप है तो बैसिलस का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा ऐसे कीजिए, गेंद है फोकस, गेंद है फोकस, गेंद है फोकस, रॉड है ना, बैसिलस, बैसिलस मतलब रोड, रॉड। कॉमा शेप विब्रियो, कॉमा विब्रियो, कॉमा। स्पाइरल शेप एस्पेरिलम, एस्पेरिलम। इस आधार पे देखिए इनका स्ट्रक्चर। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर compared to many other organisms. Bacteria group as a group show most extensive metabolic diversity. मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बेटा टर्म आ गया। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या होता है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या होता है? पहले समझिए मेटाबॉलिक, different metabolic strategy, different metabolic strategy organism evolve to obtain energy. मेटाबॉलिक पाथवे अलग अलग है प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का अलग अलग है। दे रिजल्ट इन इंटरैक्शन एंड इवोल्यूशन विथ चेंजिंग फिजियोकेमिकल एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे जैसे फिजियोकेमिकल यानी बाहर का और केमिकल्स वो चेंजेस होगा, उनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आएगा। मेटाबॉलिज्म अलग होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी। कैटाबॉलिज्म, ये दो प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? बड़ा एनिमल, बड़ा कंपाउंड, बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे फैट या कार्बोहाइड्रेट, ये टूटा छोटा पार्ट में, तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म। सिंथेसाइजिंग नेसेसरी कंपाउंड, और वो जो सिंपल मॉलिक्यूल से अगेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, तो वो हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल एलिमेंट के रूप में टूटना, सिंपल एलिमेंट के रूप में टूटना। जैसे 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 फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी की बात कीजिए, क्या है? C12H22O11। अभी हमको इसे पूरा रिएक्शन से नहीं मतलब है, ये किसमें फाइनली टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कैटाबॉलिज्म। क्या हो गया ये बेटा? कैटाबॉलिज्म। आगे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके अगर बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। और इन दोनों को कंबाइंड रूप से कह दिए मेटाबॉलिज्म। क्या कह दिए? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हो गया। तो समझिए कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म,
मेटाबॉलिज्म, समझ में आ गया। अब आगे इसमें और आता है ऑटोट्रॉफ, सब समझे थे ना, बात किए थे ना, चर्चा किए थे ना ऑटोट्रॉफ की, ऑटोट्रॉफ की चर्चा किए थे ना बेटा, ऑटोट्रॉफ 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 की बात किए थे। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट, कमेंट फास्ट। हाँ, ऑटोट्रॉफ क्या है, प्रोड्यूसर्स दैट क्रिएट अनऑर्गेनिक फ्रॉम सिंपल, यानी जो 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 सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कन्वर्टिंग सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल आर ऑटोट्रॉफ। हमारा ये डेफिनेशन एकदम खास लिख दोगे तो कहेगा हाँ यार बच्चा क्या पता है, ऐसा तो सिंपल कहोगे यार, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो सब चलता है यार। आपने फिर क्यों, आप हमसे क्यों पढ़ो, अरे हमसे क्यों पढ़ो, कुछ तो ऐसा आप जानकारी रखो जो औरों के पास नहीं हो। हमारे चैनल को क्यों विजिट करो, हमसे ऑफलाइन में क्यों जुड़ो, तो कुछ वो डेफिनेशन दो, वो कंसेप्ट दो जिसे कहें कि हाँ पढ़ता है, ही इज ए जेंटलमैन एजुकेटेड, आपका इमेज बढ़े, आपका रुतबा बढ़े। आप क्या कहोगे, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन न्यूट्रिएंट बाय कन्वर्टिंग सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल और कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करे वो ऑटोट्रॉफ कहलाता है। इसके बाद आ गया केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ के टाइप, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बात किए थे ना, तो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ produces their own food by oxidizing inorganic chemical compound, जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है, जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके फूड ऑब्टेन किया। ऑटोट्रॉफ जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन किया। केमोसिंथेटिक, याद आया, कुछ यहाँ आया, अंतर है ऑटोट्रॉफ और, देखो टर्म बहुत बड़ा है यार लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं, क्या है ऑटोट्रॉफ, क्या कर रहा है, क्या करो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी छोड़ो मत, वो मैं नहीं कहता हूँ कि अभी याद करो ग्लूकोज में बनाता है, क्या बनाता है, छोड़ो। अभी सिंपल ये देखो कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बदला तो ऑटोट्रॉफ। फिर क्या करता है कि इनऑर्गेनिक केमिकल को से अपना फूड क्या ऑब्टेन किया, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया, तो यस केमोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिएंट यूजिंग ऑटोट्रॉफ और प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के प्रोडक्ट्स का यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोट्रॉफ, या आप कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोट्रॉफ, जो ऑटोट्रॉफ के प्रोडक्ट्स का यूज कर अपना फूड प्राप्त करेंगे, क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफ। चलिए आगे बात करते हैं।
हम लोग मुनेरा में कह रहे थे ना, क्या पढ़े थे, सेब की बात। फिर क्या कहे, हम लोग बात किए थे, हम लोग बात कर रहे थे मोस्ट एक्सटेंसिव में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, मतलब उनके बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस में वेरिएशन होता है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकता है, यानी उनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, या केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकता है, या उसमें केमिकल सब्सटेंसेस हो रहा था ना, केमोसिंथेटिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके या तो फूड प्राप्त करेगा तो केमोसिंथेटिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके फूड बनाएगा तो वो फोटोसिंथेटिक। वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफ, मीन्स वो दूसरे के द्वारा बनाए गए न्यूट्रिएंट को यूज करेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट को यूज करेगा तो वो क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफ। कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, हेट्रोट्रॉफ। कोई ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाएगा तो ऑटोट्रॉफ। अब ये आगे बात करेंगे सेब की। अब बात करते हैं आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया क्या करता है, ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, सच एज सॉल्टी एरिया में रहा तो हेलोफाइल, याद रखिएगा हेलोफाइल क्वेश्चन में दिखाए थे, डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हेलोफाइल बोले तो सॉल्टी एरिया में, थर्मोएसिडोफाइल बोले तो थर्मोएसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में, मतलब एसिडिक भी और थर्मल भी है। या फिर मेथेनोजेन जो मार्सी एरिया में है तो मेथेनोजेन। आर्किया डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट चेन वाला स्ट्रक्चर, है ना। जैसे मेथेनोजेंस कहाँ है, मेथेनोजेंस के बारे में दो चीज यहाँ से ध्यान में रखिएगा, आगे फिर डिस्कस करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कभी दोबारा भी बात करेंगे इसमें। अभी जानेंगे कि मेथेनोजेन क्या है। मेथेनोजेन क्या है तो मीथेन प्रोड्यूस करेगा, मिथेनोजेन का मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग। फिर मेथेनोजेन का मतलब मार्सी एरिया में इसका हैबिटेट होता है, कहाँ है, रूमिनेंट के गट में है, बफलो काउ जिनके गट में पाया जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। याद करता हूँ कि हम लोग ब्लेम करने के पीछे नहीं करते। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कभी भी किसी भी साइंटिस्ट ने इंडस्ट्रियलिस्ट को उतना दोषी नहीं माना। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन हुआ तो उसके लिए सबसे बड़ा विलन कौन बना, किसान भाई, क्या पराली यानी पुआल जला देते हैं भैया वो। अब कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये कैटर रूमिनेटिंग रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, मिथेन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, मिथेन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। करा मिथेन को हटा दीजिए तो ग्लोबल वार्मिंग यूं चुटकियों में दूर हो जाएगी। अब लो भैया, भला भैंस ना खाए, गाय ना खाए, वो गोबर ना दे, मतलब भूल गए कि उनका जो गोबर है एक नंबर का कंपोस्ट है,
मतलब न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं भाई ये तो मिथेन देता है। अगर हमने रिसर्च में पा लिया कि मिथेन देता है, मिथेन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है। मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग ब्लेम गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज के लिए बेसिक कंसेप्ट इतना ही। आगे से नेक्स्ट क्लासेस में हम बेसिक कंसेप्ट आएंगे यू बैक्टीरिया से। बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि यू बैक्टीरिया में और कौन कौन से टर्म्स हैं जिनका बेसिक हमको जानना बहुत जरूरी है। तभी वो हमें बहुत अच्छी तरह से ना सिर्फ समझ में आएगा बल्कि उनके क्वेश्चन को यूं मारेंगे जैसे किसी लूज बॉल पे बाउंड्री पार बॉल जाता है ना। हम बस वही करेंगे, हम लूज बॉल का इंतजार नहीं करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को इतना डेवलप करेंगे, अपनी कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। यार मारो बॉल, हम तो सिक्सर मारने के लिए तैयार है 2 साल बाद। 27 में या 28 में जब एग्जाम देंगे ऐसा करेंगे कि आप तुम्हारा हर बॉल हमें लूज बॉल लगेगा, हमारा हर बॉल लूज, तो आपका हर बॉल हमें लूज बॉल लगेगा। यानी हर क्वेश्चन हमको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन क्या मजा है। तो मजा कब आएगा? जब आप बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। और बेसिक कंसेप्ट कब सीखेंगे? जब आप मेरे साथ रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। टिल देन बाय।